पब्लिक फाइनेंस सिंपल शब्दों में मतलब है गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर का मैनेजमेंट। ये बताता है सरकार का पैसा कहाँ से आता है, रिसिप्ट्स, और कहाँ जाता है यानी एक्सपेंडिचर। पब्लिक फाइनेंस का मेन गोल है ग्रोथ, स्टेबिलिटी और सोशल वेलफेयर का बैलेंस। इंडिया में पब्लिक फाइनेंस के 4 मेजर पिलर होते हैं: बजटिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, फिस्कल पॉलिसी और फिस्कल डिसिप्लिन। तो हम बजटिंग से स्टार्ट करते हैं। बजट का मतलब है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 112 में मेंशन है। हर साल यूनियन बजट में गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बताती है कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ खर्च होगा। बजट में कुछ मेजर इंडिकेटर्स दिए जाते हैं: रेवेन्यू, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफिसिट इंडिकेटर्स जैसे फिस्कल रेवेन्यू, प्राइमरी, सब्सिडी बर्डन, बोरोइंग नीड्स, टैक्स टू जीडीपी रेशो। ये सब फिस्कल एनालिसिस और पॉलिसी मेकिंग के लिए क्रूशियल डेटा होते हैं। अब पहले हम रिसिप्ट्स देखते हैं। ये गवर्नमेंट की इनकम होती है। इसके भी 2 टाइप्स हैं, पहला है रेवेन्यू, दूसरा है कैपिटल। तो रेवेन्यू एक रेगुलर इनकम होती है जिसे वापस नहीं देना पड़ता। इसकी भी 2 कैटेगरी है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू में आता है इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। नॉन टैक्स रेवेन्यू में है डिविडेंड, फीस, इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। तो ये भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। इसमें कुछ पैसा ऐसा आता है जिसे हमें वापस देना पड़ता है, जैसे कि अगर हमने लोन लिया, मार्केट से बोरो करें या एक्सटर्नल बोरोइंग्स करें, इसे हमें वापस देना पड़ता है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो वापस नहीं देना है, जैसे कि लोन की रिकवरी। अगर हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया यानी शेयर सेल करें, तो ये सब नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं। अब हम एक्सपेंडिचर के कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं, डेवलपमेंटल वर्सेस नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तो डेवलपमेंटल ग्रोथ और वेलफेयर बढ़ाने वाले खर्चे होते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। और कुछ नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो नेसेसरी तो होते हैं मगर डायरेक्टली ग्रोथ से लिंक नहीं होते, जैसे डिफेंस, पुलिस, इंटरेस्ट पेमेंट। तो एक तरह से बोला जाए तो डेवलपमेंटल यानी प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंटल यानी मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी 2 टाइप्स की है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू यानी कि रूटीन एक्सपेंसेस जिससे असेट क्रिएट नहीं होता, जैसे सैलरी है, सब्सिडी है, पेंशन है। और वहीं कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव खर्चे जिससे असेट क्रिएट होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, डिफेंस। अब जो हमारा यूनियन बजट है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट दोनों इंक्लूडेड होता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेफिसिट इन इंडिया। तो सबसे पहला है रेवेन्यू डेफिसिट। इसकी हम डेफिनेशन समझते हैं। जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब इसे अच्छे से समझो। रेवेन्यू आइटम्स वो होते हैं जिसमें असेट क्रिएट नहीं होता और लाइबिलिटी कम भी नहीं होती, यानी सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट जैसे खर्चे। अगर गवर्नमेंट इन रूटीन चीज़ों के लिए भी उधार ले रही है, मतलब फिस्कल हेल्थ वीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है गवर्नमेंट अपने डेली ऑपरेशन के लिए बोरो कर रही है और बोरोड मनी से कोई प्रोडक्टिव असेट नहीं बन रहा है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी में? तो फिस्कल प्रेशर बढ़ता है, इंटरेस्ट बर्डन भी बढ़ता है, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर में कट लगता है। दूसरा है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट बताता है कि गवर्नमेंट को अपना टोटल एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए कितना पैसा बोरो करना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट की एक टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट होती है। इसका फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। तो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स ऑलरेडी बता दिया है क्या होता है, जैसे लोन की रिकवरी, डिसइन्वेस्टमेंट। अगर फिस्कल डेफिसिट हाई होगा तो बोरोइंग्स हाई होगी, जिससे इन्फ्लेशन और डेट बर्डन दोनों ही बढ़ेगा। अगर फिस्कल डेफिसिट लो होता है यानी फिस्कल डिसिप्लिन बेटर है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। एफआरबीएम एक्ट ने जो टारगेट दिया है वो जीडीपी के 3% या उससे कम होना चाहिए, बट करेंटली अराउंड 5.1% है। अब हम प्राइमरी डेफिसिट देखते हैं। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये बताता है कि गवर्नमेंट के नए बोरोइंग्स में से कितना पैसा ओल्ड लोन्स के इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा है और कितना न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर प्राइमरी डेफिसिट पॉजिटिव है
यानी गवर्नमेंट नए बोरोइंग्स कर रही है। अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 है यानी गवर्नमेंट सिर्फ इंटरेस्ट चुका रही है। अगर प्राइमरी डेफिसिट नेगेटिव है यानी गवर्नमेंट फिस्कल सरप्लस में है। ये एक रेयर केस होता है। प्राइमरी डेफिसिट से हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की करंट बोरोइंग्स हैबिट प्रोडक्टिव है या सिर्फ डेट सर्विसिंग के लिए है। अब हम देखते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसका फॉर्मूला है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर कैपिटल क्रिएशन। ये कंसेप्ट 2011-12 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था रंगराजन कमेटी द्वारा। कई बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कुछ ऐसे ग्रांट्स दिए जाते हैं जो स्टेट्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को कैपिटल असेट बनाने के लिए दिए जाते हैं, तो उन्हें माइनस करके जो एक्चुअल कंजम्पशन डेफिसिट बचता है वो होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसका पर्पस होता है रियल कंजम्पशन डेफिसिट दिखाना। कैपिटल क्रिएटिंग ग्रांट्स को प्रोडक्टिव माना जाता है, इसलिए उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है। एफआरबीएम एक्ट 2012 के अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ने इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को भी मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया था। और भी कई तरह के डेफिसिट होते हैं बट उनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। जैसे एक और आप समझ लो मोनेटाइज डेफिसिट। जब आरबीआई डायरेक्टली गवर्नमेंट के खर्चे को फंड करे बाय प्रिंटिंग न्यू करेंसी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदे तो उसे कहते हैं मोनेटाइज डेफिसिट। तो मोनेटाइज डेफिसिट को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई या न्यू मनी क्रिएशन। अब इस डेफिसिट का अगर हम करंट स्टेटस देखें तो एफआरबीएम के बाद से डायरेक्ट मोनेटाइजेशन बंद है। अब आरबीआई सिर्फ ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए लिक्विडिटी मैनेज करता है। अब बजटिंग यही खत्म होता है। हम समझते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग को। जब गवर्नमेंट के खर्चे उसकी इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस गैप को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जब पैसे बोरो करती है या नए नोट छाप कर अपने खर्चे को फाइनेंस करती है तो उसे कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगर हम ऑफिशियल डेफिनेशन देखें तो आरबीआई के हिसाब से डेफिसिट फाइनेंसिंग रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ फाइनेंसिंग गवर्नमेंट डेफिसिट थ्रू क्रिएशन ऑफ न्यू मनी बाय द आरबीआई। यानी जब आरबीआई नए नोट्स छापकर गवर्नमेंट को पैसा देता है तो वो पूरे सेंस में डेफिसिट फाइनेंसिंग कहलाता है। मगर आज के टाइम में मनी प्रिंटिंग वाला पार्ट एफआरबीएम के बाद बंद है, पर ये टर्म अभी भी ब्रॉड सेंस में यूज होता है। अब हम देखेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग की नीड क्या है। तो इसके कई रीजन होते हैं। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, सोशल वेलफेयर स्कीम है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, लो टैक्स बेस के लिए, इकोनॉमिक स्लो डाउन है अगर, या इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कोविड-19 वगैरह आ गया था, अभी कोई वॉर हो जाए, इन सब सिचुएशन में गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है और जब रिसिप्ट्स कम पड़ जाते हैं तो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती ही है। अब हम मेथड्स देखेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग के। गवर्नमेंट के पास डेफिसिट कवर करने के लिए 3 मेन रास्ते होते हैं। पहला, अगर वो बोरो करे पब्लिक से यानी मार्केट बोरोइंग्स, तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल। इसमें बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, इंडिविजुअल ये बॉन्ड्स खरीदते हैं। इससे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, पर ये पैसा रिपेबल होता है विद इंटरेस्ट। अगर गवर्नमेंट मार्केट से बोरो कर रही है तो इसके कुछ फायदे होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में हेल्प होती है क्योंकि पैसा पब्लिक से एब्जॉर्ब होता है, और इसके कुछ नुकसान हैं जैसे इंटरेस्ट बर्डन बढ़ता है। दूसरा तरीका है कि बोरो कर ले सेंट्रल बैंक से, आरबीआई से। तो आरबीआई गवर्नमेंट्स के बॉन्ड खरीदता है, आरबीआई न्यू मनी क्रिएट करता है और गवर्नमेंट को देता है। देखा जाए तो यही प्योर फॉर्म ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग है। इसे बोलते हैं मोनेटाइज डेफिसिट, मगर अब ये बंद हो चुका है। हाँ, मगर आरबीआई गवर्नमेंट्स के बॉन्ड खरीद सकती है। इसके भी कुछ फायदे हैं जैसे क्विक फंडिंग, नो मार्केट प्रेशर, और इसके डिसएडवांटेज थे कि इन्फ्लेशन बढ़ने का हाई रिस्क होता है। तीसरा रास्ता है सरकार के पास कि वो बोरो करे एक्सटर्नल सोर्सेज से, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना। ये शॉर्ट टर्म में हेल्प करता है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए, अभी तक हमने जो मेथड देखी है वो सब डेट क्रिएट कर रही थी। अब कुछ नॉन डेट सोर्सेज भी होते हैं जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो डिसइन्वेस्टमेंट को अभी समझ लो क्या होता है। सिंपल शब्दों में डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट अपनी ऑनरशिप, शेयर होल्डिंग का कुछ हिस्सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में बेच देती है, यानी सरकारी कंपनी में सरकार अपना हिस्सा कम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर गवर्नमेंट के पास ओएनजीसी में 60% शेयर है और उसमें से वो 10% बेच देती है मार्केट में, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है।
तो सबसे लॉजिकल सवाल ये आता है कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती क्यों, इसका पर्पस क्या होता है। इससे फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ये एनकरेज करता है प्राइवेट पार्टिसिपेशन को। डिसइन्वेस्टमेंट अलग अलग फॉर्म्स में होती है, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। पहली है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट अपना ओनरशिप कंट्रोल रिटेन करती है पर थोड़ा सा हिस्सा लेस देन 50% मार्केट में बेचती है। इसमें गवर्नमेंट मेजोरिटी शेयर होल्डर होता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी में ये कॉमन है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने एनटीपीसी में 5% स्टेक बेचा लेकिन कंट्रोल अपने पास रखा। अब हम समझते हैं मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग 50% से कम कर लेती है और कंट्रोल प्राइवेट के पास चला जाता है। एग्जाम्पल, एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने 100% स्टेक टाटा ग्रुप को दे दिया 2022 में। थर्ड है कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, जब गवर्नमेंट अपना 100% ओनरशिप किसी पीएसयू में बेच देती है और वो कंपनी प्राइवेट सेक्टर में चली जाती है, जैसे बाल्को के साथ किया था भारत एल्यूमिनियम कंपनी। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट डिसइन्वेस्टमेंट को समझते हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट अपना मेजर स्टेक 50% प्लस बेचकर मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर करती है, तो इसे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एयर इंडिया, बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। डिसइन्वेस्टमेंट में दो मेजर बॉडीज इन्वॉल्व होती है। पहली दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये 2016 में बना और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। दूसरा है नीति आयोग, ये सजेस्ट करता है कि कौन सी पीएसयू में स्ट्रेटेजिक सेल हो सकती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है वो नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट्स में क्यों काउंट होता है। तो अब तक हमने समझा बजट के अंदर सारे डेफिसिट और उन डेफिसिट को कैसे फाइनेंस करना है। अब हम देखेंगे फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। अब ये आपको इजीली डिटेल में समझ में आ जाएगा। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट के खर्चे और टैक्स पॉलिसी के जरिए इकोनॉमी को कंट्रोल करना। यानी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर या वेलफेयर में, और कितना पैसा टैक्स के जरिए लोगों से लेना है। इससे गवर्नमेंट ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करती है। फिस्कल पॉलिसी के 3 की कंपोनेंट्स होते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक बोरोइंग्स। इसे हमने ऑलरेडी समझ लिया है। अब हम डायरेक्टली टाइप्स देखेंगे फिस्कल पॉलिसी के। फिस्कल पॉलिसी मेनली 2 फॉर्म्स में होती है, एक्सपांशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपांशनरी यानी जब इकोनॉमी में स्लो डाउन या रिसेशन हो तो गवर्नमेंट खर्चा बढ़ाती है और टैक्सेस कम करती है ताकि डिमांड और ग्रोथ बढ़े। इसका एम है बूस्ट करना डिमांड और एम्प्लॉयमेंट को। इसके कुछ टूल्स हैं, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, टैक्सेस कम कर देती है, सब्सिडीज को बढ़ा देती है। जैसे कोविड-19 के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज 20 लाख करोड़ का था, जिसमें गवर्नमेंट ने डायरेक्ट स्पेंडिंग और लोन सपोर्ट दिए, जिससे डिमांड बढ़ी। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, शॉर्ट टर्म में जीडीपी बढ़ जाती है और लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन रिस्क। अब हम समझते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को। जब इन्फ्लेशन हाई है और डिमांड एक्सेसिव हो तो गवर्नमेंट खर्चा घटाती है और टैक्सेस बढ़ाती है ताकि इकोनॉमी कूल डाउन हो जाए। इसका एम होता है कंट्रोल इन्फ्लेशन, रिस्टोर स्टेबिलिटी। इसके कुछ टूल्स है, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करती है, टैक्सेस बढ़ा देती है और सब्सिडी को रैशनलाइज कर देती है। इसका एग्जाम्पल है 2012-13 में इन्फ्लेशन हाई था, गवर्नमेंट ने फ्यूल सब्सिडी कम की और एफआरबीएम टारगेट्स पर फोकस किया। अब हम फिस्कल कंसोलिडेशन देखते हैं। इसका क्या मतलब होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट और ओवरऑल डेट को ग्रेजुअली कम करती है ताकि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल और स्टेबल इकोनॉमी बन सके। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, अगर गवर्नमेंट हर साल अपना फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 6% से 3% तक ले आती है और अननेसेसरी सब्सिडीज और बोरोइंग्स कम करती है, तो ये फिस्कल कंसोलिडेशन कहलाता है। अब ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन के चक्कर में क्यों पड़ती है। इसके कई रीज़न है, फिस्कल डिसिप्लिन, इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, फ्यूचर जनरेशन में बर्डन कम पड़ता है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। फिस्कल कंसोलिडेशन को मेज़र करने के लिए कुछ की इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे है फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ये तीनों ऑलरेडी हमने समझ लिया है। लास्ट है डेट टू जीडीपी रेशो, इसे अभी समझते हैं। डेट टू जीडीपी रेशो बताता है कि एक कंट्री का टोटल डेट उसके जीडीपी के कितने % के बराबर है। अगर रेशो हाई है मतलब कंट्री ज़्यादा उधार में चल रही है,
अगर रेशो लो है तो कंट्री के फाइनेंसेस रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। इसका फॉर्मूला है टोटल पब्लिक डेट अपॉन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंटू 100। डेट मतलब वो पैसा जो गवर्नमेंट ने बोरो किया है। तो इंडिया में डेट के दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल डेट। तो इंटरनल डेट वो बोरोइंग्स होती है जो कंट्री के अंदर ही होती है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, आरबीआई लोन्स। और एक्सटर्नल डेट होता है वो बोरोइंग्स जो हम बाहर से लेते हैं, अब्रॉड से, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, फॉरेन बॉन्ड्स। तो टोटल पब्लिक डेट होता है इंटरनल डेट प्लस एक्सटर्नल डेट। इंडिया में ज़्यादातर 90% से भी ज़्यादा डेट इंटरनल होता है। इसका मतलब सरकार अपने ही लोगों से उधार लेती है और ये एक सेफ सिचुएशन है। अब देखेंगे डेट टू जीडीपी रेशो इतना मैटर क्यों करता है, ये क्या बताता है। तो डेट टू जीडीपी रेशो बताता है क्या गवर्नमेंट अपने लोन्स रीपे कर पाएगी, क्या बोरोइंग सस्टेनेबल है या रिस्की हो गई है। ये रेशो एक क्रेडिट वर्दीनेस इंडिकेटर है जिसे इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज जैसे मूडीज, S&P, फिच क्लोजली देखते हैं। अब देखते हैं एक आइडियल डेट टू जीडीपी रेशो कितना होना चाहिए। तो इसका कोई यूनिवर्सल नंबर फिक्स नहीं है, पर इकोनॉमिस्ट के हिसाब से कुछ बेंचमार्क्स होते हैं, जैसे डेवलप्ड इकोनॉमीज का 60 to 80%, डेवलपिंग का 40 to 60%, लो इनकम का 30 to 40%। इंडिया जैसे एक इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए 60% तक सस्टेनेबल माना जाता है। FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 ने डेट के लिए क्लियर टारगेट दिया था। तो सेंटर के लिए FRBM टारगेट है 40% ऑफ जीडीपी या उससे कम, स्टेट के लिए है 20% ऑफ जीडीपी या उससे कम। तो कंबाइंड डेट देखें तो 60% ऑफ जीडीपी है। लेकिन कोविड के बाद ये टारगेट टेम्पोररीली रिलैक्स किया गया क्योंकि गवर्नमेंट को फिजिकल स्टिमुलस देना पड़ा था। अब गवर्नमेंट के एम है कंबाइंड डेट को 60% के आसपास वापस लाना बाय फाइनेंशियल ईयर 2030। अभी दो और कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है यूपीएससी के लिए, क्राउडिंग इन और क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अभी जितना भी हमने पढ़ा उसमें ये समझा कि गवर्नमेंट का डेट जीडीपी के कंपैरिजन में बढ़ जाता है तो उससे फिजिकल बर्डन बढ़ता है, इंटरेस्ट पेमेंट में पैसा ज़्यादा चला जाता है और बोरोइंग सस्टेनेबल तभी रहती है जब जीडीपी ग्रोथ फास्ट हो। लेकिन यही बोरोइंग्स एक और इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है मार्केट में अवेलेबल फंड्स पर। जब गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करती है तो प्राइवेट सेक्टर के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है। थोड़ा सा और डिटेल में समझो तो अच्छे से समझ में आएगा। जब सरकार मार्केट से पैसा बोरो करती है, वो बॉन्ड इशू करती है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है। अब मार्केट में टोटल सेविंग्स लिमिटेड होती है। जब उसमें से बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ले लेती है तो प्राइवेट कंपनीज के लिए फंड्स कम बचते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और फर्म्स के लिए लोन कॉस्टली हो जाता है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिरता है और इकोनॉमिक ग्रोथ पे प्रेशर पड़ता है। इसका जस्ट अपोजिट कंसेप्ट है क्राउडिंग इन इफेक्ट। क्राउडिंग इन का मतलब है गवर्नमेंट जब प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, जैसे रोड, पावर, पोर्ट्स और रेलवे में इन्वेस्ट करती है, तो उससे प्राइवेट सेक्टर को नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलती है। प्राइवेट कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करती है, उनके लिए लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन इंप्रूव होती है और पूरी इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं कि क्राउडिंग आउट या क्राउडिंग इन दोनों गवर्नमेंट के बोरोइंग्स के यूज पर डिपेंड करता है। अगर बोरोइंग सिर्फ कंजम्पशन या सब्सिडी के लिए हो तो क्राउडिंग आउट होता है, लेकिन अगर बोरोइंग्स प्रोडक्टिव कैपिटल फॉर्मेशन में लगे तो क्राउडिंग इन होता है। आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। इस टॉपिक में से कोई भी ऐसा कंसेप्ट जो मुझसे मिस हो चुका है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिटेल में कवर करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।